तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका स्टडी नोट 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात। और दूसरी बात बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखें अब आप लोग। देखिए स्टडी नोट 13 जो है उसका नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अलावा ऑपरेशनल ऑडिट। इन तीन चीजों के बारे में हमें बहुत ही डिटेल में देखना है। अब एक बार हम देखना स्टार्ट करते। देखिए देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल और एक होता है इंटरनल ऑडिट। जब कंपनी काम कर रही है, जब कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रही है, जब कंपनी काम कर रही है, उस वक्त वो ये कोशिश करे कि कोई गलती ही ना हो, गलती ही नहीं हो जब वो काम कर रही है। और अगर अगर कोई गलती हो रही है तो उसी वक्त उसके ऊपर वो कंट्रोल कर ले। मतलब ये पहला स्टेप है। और ये तब है जब कंपनी एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट कर रही है। तो कंपनी की कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी कंपनी में कोई ज्यादा एरर्स हो ही नहीं, क्योंकि वो पहले से सब कुछ कंट्रोल करके चल रहा है। लेकिन बाय चांस मानिए किसी कंपनी ने खूब ज्यादा इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम अप्लाई किया अपनी कंपनी में और काफी सारी एरर्स उसने डिटेक्ट भी कर ली, रोक भी ली उसने बहुत सारी एरर्स, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां बाकी रह गई। तो फिर आता है हमारा स्टेप 2, जिसके अंदर हम ऑडिट करते हैं। और ऑडिट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो इंप्लीमेंट हो चुका है उसको दोबारा से चेक करना कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया था। तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो तब होता है जब एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसी वक्त इंटरनल कंट्रोल होता है। बट अगर ट्रांजैक्शंस इंप्लीमेंट हो चुके हैं, उसके बाद में उनकी गलतियां चेक करी जाती हैं, उनमें सुधार लाया जाता है, हम उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेप माना जाता है, इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेप माना जाता है इंटरनल कंट्रोल का। पढ़े एक बार देखिए इसको कि ये बंदा पूछ रहा है, ओयो वाला जो रितेश अग्रवाल है वो अंबानी साहब से ये पूछ रहा है कि साहब मेरे को एक एडवाइस दो कि मैं अपनी कंपनी को सही से कैसे चलाऊं। मतलब कि जब ऑडिट हो, जब सेकंड स्टेप हो रही हो, उस वक्त ज्यादा एरर्स डिटेक्ट ही ना हो, क्योंकि मैंने स्टेप 1 में इंटरनल कंट्रोल में खुद ने गलतियां अपनी कंट्रोल कर ली थी। पहले से मैंने सब कुछ कंट्रोल किया था जिस वक्त ट्रांजैक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे थे। तो इन्होंने बोला बेटा अगर तू चाहता है तेरे सेकंड स्टेप ऑडिट के अंदर ज्यादा गलतियां ना निकले, तू पहले से सब कुछ कंट्रोल कर ले, तो तू कंपनी के अंदर इंट्रोलिंग कंट्रोल सिस्टम जो है उसको इंप्लीमेंट कर ले। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी पहले से ये कोशिश करती है कि एरर्स हो ही नहीं, और अगर हो तो हाथ की हाथ वो पकड़ में आ जाए, अदरवाइज तो फिर सेकंड स्टेप तो आता ही आता है। और ये भी बताया इसने कि ये 3 टाइप का होता है। अगर तुम इंटरनल कंट्रोल के टाइप्स में चले जाते हो तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव, कोशिश करो कि एरर्स को होने ही ना दो, प्रिवेंट कर लो। लेकिन अगर एरर्स हो गए, तुमने बहुत कोशिश करी कि एरर्स ना हो, फिर भी एरर्स हो गए, तो डिटेक्ट करो कहां पर गलतियां हैं और जल्दी से उनको करेक्ट करो। ये 3 टाइप के होते हैं इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम, और ये फर्स्ट स्टेप मानी जाती है। और ये बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी की कि वो सही तरीके से कंट्रोल करता हुआ चले, और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है।
तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या आपको ये समझ में आया? इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो कंपनी के अंदर एक अप्लाई किया जाने वाला सिस्टम है। अगर कंपनी उसको अप्लाई कर देती है तो जिस वक्त ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसी वक्त गलतियां पकड़ में आ सकती हैं, जिससे जब सेकंड स्टेप में ऑडिट करवाएगी कंपनी उस वक्त ज्यादा एरर्स, ज्यादा गलतियां ना देखें। ये इसलिए करवाया जाता है इंटरनल कंट्रोल। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रिवेंटिव, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हाथ की आंख प्रिवेंट कर लें। अगर फिर भी कुछ गलतियां हो गई हैं तो फिर उसे डिटेक्ट करो कि कितनी गलतियां हो गई हैं और उन्हें जल्दी से करेक्ट करो। एक बार मुझे चैट पर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ। मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, सब क्लियर है? ओके बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल का। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी जो है वो सही तरीके से ट्रांजैक्शंस करेगी। कंपनी जो है वो सही तरीके से ट्रांजैक्शंस करेगी। कंपनी जो है उसकी जो असेट्स हैं वो सेफ रहेंगी। कैश भी उसका एक असेट्स रहता है। अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, वो ना लगे इसके लिए हम इंटरनल कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हमारा जो कंपनी का देखा जाए तो इससे इमेज भी बढ़ती है, गुडविल भी बढ़ती है, इससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, इससे इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, सही तरीके से कंपनी के ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं, हमारे जो असेट्स हैं वो सेफ रहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव्स, ये सब एम, पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चन ये आता है कि यार एक कंपनी जो है वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। जब इंटरनल कंट्रोल किया जाता है तो क्या कंपनी के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर चेकिंग रखी जाती है या कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर चेकिंग रखी जाती है? स्कोप क्या होता है इंटरनल कंट्रोल का? भैया उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव काम है उसको भी देखा जाता है, जो कंप्लाइंसेस वाला, लॉज वाला काम है उसको भी देखा जाता है, जो नॉर्मली डेली का रूटीन काम है ऑपरेशनल का वो भी देखा जाता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड काम है। इंटरनल कंट्रोल करते वक्त कंपनी के हर डिपार्टमेंट की चेकिंग करी जाती है, क्योंकि ये स्टेप 1 है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि कंपनी का किसी भी डिपार्टमेंट में गलती ना हो, जिससे कि जब स्टेप 2 में इंटरनल ऑडिट हो रही होगी उस वक्त भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर गलती पकड़ में ना आए। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है इंटरनल कंट्रोल का स्कोप क्या होता है, आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल किया जाता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। तो अभी तक मैंने आपको बताया इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम होता है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसे पहला स्टेप माना जाता है और इसके अंदर कंपनी कोशिश करती है कि ऑलरेडी हमने सब कुछ एरर्स पहले से प्रिवेंट कर लिए हैं या डिटेक्ट करके करेक्ट कर दिए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ये होता है कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो सही से एग्जीक्यूट हो, हमारे ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे। इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वाइडर होता है, ये कंपनी के हर डिपार्टमेंट को कवर अप करके चलता है, चाहे से वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या कंप्लायंसेस का डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स को इसके अंदर कवर किया जाता है। एक बार स्टूडेंट्स मुझे बताएं यहां तक का आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बता दें, यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आपने इंटरनल कंट्रोल के फायदे बताए। मैंने कहा हाँ जी, फायदे बता दिए, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। बोले इसके कुछ नुकसान या कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिसएडवांटेज नहीं होते हैं क्या? मैंने होती है भाई साहब, बिल्कुल होती है। सबसे पहली बात तो देखो, आप एक अलग से टीम बना रहे हो इंटरनल कंट्रोलिंग के लिए, तो आपका खर्चा बढ़ रहा है। सबसे पहला तो खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा ऐसा होगा कि वो जो टीम है ना, इंटरनल कंट्रोल की जो टीम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सही से काम नहीं कर रही है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरा इफेक्टिवली काम कर रही है, पूरा जी जान लगा के काम कर रही है, डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। पर यार है तो भाई ह्यूमन ही ना यार, वो गलतियां तो हो सकती है ना। अब सोचो, ये तो हमारा स्टेप 1 है। अब हमने सोचा कि इंटरनल कंट्रोलिंग टीम ने फलानी बात बोली है तो यही होगी कंपनी में। अब उनसे गलती हो गई थी तो उनका जजमेंट भी गलत निकल के आया, लेकिन हम तो इस भरोसे पे टिके हुए हैं।
तो क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोलिंग टीम के जो बोली हुई बात है उस पर हमने भरोसा कर लिया, लेकिन वो गलत निकली क्योंकि ह्यूमन एरर हो गया, गलती से उनसे कोई गलती हो गई, तो आगे का तो बहुत सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। उसके अलावा आपको पता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप उनके ऊपर कितनी भी नजर रख लो, आप उनकी कितनी भी चेकिंग कर लो, आप मतलब उनके ऊपर कुछ भी कर लो, लेकिन वो खुद ट्रांजैक्शंस रिस्की होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन को इनहेरेंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है, इनहेरेंट रिस्की ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। आप लोगों ने इंटर के अंदर ऑडिट रिस्क में ये टॉपिक पढ़ा हो। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट रिस्की होते हैं। एग्जांपल के तौर पे बैड डेट। देखिए, एक कंपनी बहुत सारे लोगों को पैसा उधार देती है, अब उनमें से किसका पैसा आ गया, जिसका नहीं आया पहले उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लिखो, देन उसके बाद बैड डेट में लिखो। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे लोगों को छोटा छोटा बड़ा बड़ा पैसा देके रखती है। अगर इंटरनल कंट्रोलिंग टीम से सही तरीके से जज नहीं हो पाया कि यार कौन सा पैसा प्रोविजन में जाएगा, कौन सा पैसा एक्चुअल बैड डेट में जाएगा और कौन सा पैसा रिकवर हो गया, तो वहां पे गलती हो जाती है। क्योंकि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर जिनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है भैया। तो एक तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई, एक तुम्हारा ट्रांजैक्शन अनयूजुअल है, एक ह्यूमन एरर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते, आपस में उनकी कोई जलन चल रही होती है। ऐसा भी होता है कि बहुत बार कोई बंदा अपनी अथॉरिटी का गलत यूज ले लेता है, अब्यूज कर देता है उसको, मतलब गलत यूज ले लिया। जो पैसा अपने, मान लो कोई मैनेजर आदमी बैठा है, उसने अपने किसी रिश्तेदार को लोन दिलवा दिया और एंट्रीज कर दी कि वापस आ गया, जबकि एक्चुअली में वापस नहीं आया। बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंटरनल कंट्रोल है उसके सिर्फ फायदे होते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारे असेट्स जो है वो सेफ है। ऐसा नहीं है सिर्फ फायदे होते हैं, उसके कुछ नुकसान, कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कुछ ट्रांजैक्शन की गलतियां पकड़ना मुश्किल है, ह्यूमन एरर हो सकता है, एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, कोई बंदा अपनी अथॉरिटी का गलत यूज कर लेता है। उसके बहुत बार लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस भी हमारे सामने निकल कर आते हैं। मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स के यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जो कि हर कंपनी, ज्यादातर हर कंपनी उसको अपने अंदर अप्लाई करती है, क्योंकि वो कोशिश करती है कि पहले से ही वो अपने एरर्स को वहीं पे कंट्रोल करके चले और सही कर ले, जिससे ऑडिट के अंदर ज्यादा कुछ गलत ना आए। क्योंकि अगर ऑडिट में ज्यादा गलत आता है ना, तो ऑडिट रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश होती है तो पब्लिक को ऐसा लगता है यार ये कंपनी में तो बहुत गलतियां निकलती हैं, तो पहले से कंट्रोल करके चलो आप। इसके 3 टाइप्स भी होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल, ये 3 टाइप्स भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका वही होता है, अपने एसेट्स को सेव करना, है ना, सही तरीके से काम करना, ट्रांजैक्शन जो है उन्हें सही से एग्जीक्यूट करना, स्कोप जो है वो कंपनी के हर डिपार्टमेंट को कवर अप करके चलता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत बार पता है एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन बता रहा हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपनी लॉ में भी पढ़ा है आपने, यहां पर भी बता रहा हूं। क्वेश्चन ये आता है, स्टूडेंट ये बोलता है कि सर इंटरनल कंट्रोल जब किया जाता है तो जो इंटरनल कंट्रोलिंग टीम होगी वो कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को चेक करती है सर, उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सबको चेक कर रही है। तरीके क्या क्या होते होंगे सर चेक करने के? बहुत तरीके होते हैं, बहुत मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उनमें से जो मेजर मेथड है ना, वो 2 मेथड में आपको समझाऊंगा, 2 टेक्निक में आपको समझाऊंगा। बाकी उन्हें को बहुत सारे होते हैं। हाँ हाँ, कैसे इवेल्युएट करते हैं एक बार उस चीज को ध्यान रखें। देखिए, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ना ऑडिट कमेटी बना देती है, कंपनीज ऑडिट कमेटी बना देती है अपनी कंपनी के अंदर। ये जो ऑडिट कमेटी होती है ना, ये जो ऑडिट कमेटी होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत वाइडर काम होता है। कंपनी के जो असेट्स हैं उनको इवेल्युएट करना,
कंपनी के अंदर अगर सीएमए अपॉइंट हो रहा है तो उसके लिए रिकमेंडेशन देना, उसकी सैलरी, उसका रिमूवल, सब कुछ डिसाइड करना। कंपनी के जो अकाउंट्स बनाए हैं उनकी दोबारा से ऑडिट कर लेना, दोबारा से चेक कर लेना। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उसके अकाउंट्स को चेक कर लेना। बहुत वाइडर स्कोप होता है ऑडिट कमिटी का। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ये समझ में आ गया, और कंपनी जो है वो अपने अंदर ऑडिट कमेटी बना देती है, और ऑडिट कमेटी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को जिंदा रखते हैं, उसके ऊपर काम करते रहते हैं। ये समझ आ गया सर। ये बताओ ऑडिट कमेटी के अंदर जो लोग बैठते हैं वो कौन होते हैं? वो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। जो लोग कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की तरह अपॉइंटेड हैं वो लोग ही ऑडिट कमेटी के अंदर आकर बैठते हैं। सर जब वो लोग कंपनी में होते हैं तब तो आप उनको डायरेक्टर बोलते हो, वो लोग जब ऑडिट कमेटी में आ जाते हैं तब उनको क्या बोलते हो? तब उनको मेंबर बोलते हैं। याद रखें आप लोग एक बात को, कमेटी का जो पर्सन होता है उसे हमेशा मेंबर बोला जाता है। और ऑडिट कमेटी के अंदर होते कंपनी के डायरेक्टर्स ही हैं, लेकिन कमेटी के अंदर उनको मेंबर बोला जाता है। तो यहां तक स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ये समझ में आ गया, ऑडिट कमेटी जो है वो भी एक तरीका है इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को अप्लाई करने का। उसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम इसके अंदर उनको मेंबर्स बोलते हैं, और वो कंपनी के बहुत सारी चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। सर क्या हर कंपनी को ये ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी होती है? ना जी ना, हर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी नहीं होती है। वो कंपनी जो इन चार में से किसी भी एक कंडीशन में फॉल हो जाती है, किसी भी एक कंडीशन में फॉल हो जाती है, उसको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। जरूरी नहीं है चारों में फॉल होना है, किसी एक में भी हो जाती है। या तो वो कंपनी लिस्टेड है, या फिर उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उस कंपनी ने पब्लिक से 50 करोड़ या उससे ज्यादा का उधार लिया हुआ है। अगर इन चार में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस कंपनी को ऑडिट कमेटी अपने अंदर बनाना जरूरी होता है। तो अभी तक स्टूडेंट को क्या समझ में आया? स्टूडेंट को ये समझ में आया ऑडिट कमेटी इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को अप्लाई करने का एक तरीका होता है। इसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उसे हम मेंबर बोलते हैं। हर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होता है जो या तो लिस्टेड है, या जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसने पब्लिक से 50 करोड़ या उससे ज्यादा का उधार लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये बोलता है कि सर ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम कितने लोग होना जरूरी है? 3 मेंबर। सर ये तीनों लोग कंपनी के डायरेक्टर हैं? हाँ जी, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 लोग होना जरूरी है। सर इन 3 में से कितने लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है? मेजॉरिटी, मोर देन 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। तो अब जाकर स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई कि ऑडिट कमेटी जो है वो सेक्शन 177 के अंदर आती है। इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को अप्लाई करने का एक तरीका होता है। कोई भी कंपनी जो चार में से किसी भी कंडीशन में फॉल हो रही है उसको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होता है। ऑडिट कमेटी के अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स ही बैठे होते हैं, बस उन्हें मेंबर्स बोलते हैं। कम से कम 3 मेंबर्स होना जरूरी होता है। मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है। पावर्स क्या है? वो सेम पावर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनकी रिपोर्ट को चेक कर सकता है। ऑडिट कमेटी जो है वो कंपनी के स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं। तो ऑडिट कमेटी के पास में ऑलमोस्ट सब पावर है। और सीएमए के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएमए का अपॉइंटमेंट, सीएमए की सैलरी, सीएमए का रिमूवल, सब कुछ ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया जाता है। करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बट रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी देती है। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं क्या यहां तक की बात अभी तक समझ में आई? अभी तक सिर्फ मैंने आपको इतना बताया है इंटरनल कंट्रोलिंग क्या होता है,
इंटरनल कंट्रोलिंग के टाइप्स जो है वो 3 होते हैं। इंटरनल कंट्रोल का स्कोप हमने देखा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हम लोगों ने देखी, और इसको इवेल्युएट करने के जो बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स हैं उसमें से एक देखा है अभी तक ऑडिट कमेटी। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि सर यहां तक क्लियर है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। नेक्स्ट बात देखें, प्रतिभा बोल रही है सर एक बार लिमिटेशन और समझा दें। लिमिटेशन और समझा देते हैं, बिल्कुल, 1 मिनट। लिमिटेशन में देखिए, सबसे पहली बात तो आपने इंटरनल कंट्रोलिंग की एक टीम बनाई है, आपको उसको पैसा देना पड़ता है, तो देखिए खर्चा, तो देखा जाए खर्चा आपके लिए मुसीबत तो है ही ना भैया, आपका नुकसान तो है ही, खर्चा तो ज्यादा हो ही रहा है। अच्छा, दूसरा आप देखिए कुछ ना ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिन पर आप कितना भी नजर रख लो वो रिस्की होते हैं, वो इनहेरेंट होता है, इनबिल्ट होता है कि रिस्क होती है उनके अंदर, और उनके अंदर क्योंकि वो अनयूजुअल नेचर के होते हैं ना, पता नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा, तो ये डर रहता है कहीं यार हमने कंट्रोलिंग टीम भी बना ली लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन तो अनयूजुअल है, ये पकड़ नहीं पाई, तो क्योंकि भैया ह्यूमन है, एरर तो हो ही सकता है। बहुत बार लोग जो है ना अलग अलग डिपार्ट, देखो कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो हर डिपार्टमेंट जो है वो टॉकिंग टर्म्स में होना चाहिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप, बबल नहीं होना चाहिए बीच में कोई भी। अब अगर लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो फिर सही से काम ही नहीं कर पाओगे ना यार भैया। और बहुत सारे लोग अगर अपनी अथॉरिटी को गलत तरीके से यूज करेंगे तो फिर आप वैलिड तरीके से काम कहाँ कर पाओगे, वो बंदा तो अपने फेवर में काम करेगा। कुछ ऐसे लिमिटेशंस, कुछ ऐसे वजह भी होती है। आया प्रतिभा आपको समझ में यहां तक की कहानी? ओके जी। स्टूडेंट ये बोलता है सर आपने इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन का एक तरीका बता दिया ऑडिट कमेटी का, सर मेरे को अब दूसरा तरीका भी तो बता दो। तो दूसरा तरीका बता देता हूं, कारो। सर ये क्या होता है? ये होता है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट ने बनाया है। सर काई को बनाया है, क्यों बनाया है गवर्नमेंट ने इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को? गवर्नमेंट ने इन रूल्स रेगुलेशंस को इसलिए बनाया है कि कोई भी बंदा जो ऑडिट करने के लिए आएगा वो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ऑडिट करेगा, मतलब इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई कि कारो जो है वो भी एक तरीका होता है इंटरनल कंट्रोल को और अच्छे से कंपनी में अप्लाई करने का। एक्चुअली में ये रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और ये बताते हैं कि कोई भी बंदा कंपनी में ऑडिट करने के लिए आ रहा है, उन्हें ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद में ही ऑडिट करनी है, जिससे सही तरीके से चीजें डिटेक्ट हो पाए। पर सर मुझे तो ये बताओ, हमने तो सुना है कारो अमेंड हो गया और कारो 2020 आ चुका है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कारो 2016। हाँ जी, कारो अमेंड हो चुका है, कारो 2020 आ चुका है, सीएस के अंदर, सीए के अंदर और दुनिया के अंदर कारो 2020 ही चल रहा है, पर सीएमए के अंदर अभी भी कारो 2016 ही चल रहा है, इसलिए पुराना वाला ही पढ़ाना पड़ता है। ऑल दो अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत कुछ सेम ही है, बट हमें सीएमए के अंदर 2016 ही पढ़ाना पड़ता है, आने को कारो 2020 अमेंडमेंट हो चुका है। सर यहां तक की बात समझ में आ गई। कारो जो है ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस है, ऑडिट करने वाले को ये फॉलो करने चाहिए। इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को सही से अप्लाई करने का एक दूसरा तरीका होता है, इवेल्युएट कर लेते हैं हम लोग इसमें कि हमारा इंटरनल कंट्रोलिंग हमने सही से किया था कि नहीं किया था, ये इवेल्युएट हो जाता है, इवेल्युएशन हो जाता है इंटरनल कंट्रोल। सर क्या हर कंपनी के ऊपर ये कारो वाले रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं? नहीं जी, हर कंपनी पे अप्लाई नहीं होते। तो सर फिर किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? हाँ जी, मैं बता देता हूं किसके ऊपर अप्लाई होते हैं। आप इसको याद करने के लिए कि कारो किसके ऊपर अप्लाई होता है, एक स्टेटमेंट, ये खुद से बनाया हुआ स्टेटमेंट है, अगर उसको चाहें तो उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, उससे जल्दी से समझ में आ जाता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन पर्सन गॉट हिज सैमसंग S8 insured from a private banking company।
आप अगर ये स्टेटमेंट याद रखते हैं तो इस स्टेटमेंट से काफी हद तक हमको ये पता लग जाता है कि कारो जो है वो कौन कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। 1% से पता लगता है ओपीसी कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। सैमसंग से हमको पता लग जाता है कि स्मॉल कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। S8 कंपनी से पता लग जाता है सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पर अप्लाई होता है। इंश्योर्ड से पता लग जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई होता है। बैंकिंग से पता लग जाता है कि बैंकिंग कंपनी पर भी अप्लाई होता है। और प्राइवेट पर भी अप्लाई होता है, बट उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, कारो भी इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को इवेल्युएट करने का एक तरीका है। ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऑडिटर को ये फॉलो करने चाहिए ऑडिट करते वक्त। ये हर कंपनी पर अप्लाई नहीं होते हैं, ये बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, एनपीओ पर, 1% पर, स्मॉल कंपनी पर, और वो प्राइवेट कंपनी जिसकी नेटवर्थ 2 करोड़ है, या फिर बोरोइंग 2 करोड़, या फिर उसका रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। उस कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। अब मेरे को एक बार बताएं बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप दोबारा पूछिएगा, एक बार रिप्लाई करें पहले मुझे। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, दोबारा से देख। इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटेजी है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि कंपनीज लगातार अपनी कंपनी में करती रहती हैं, और ये पहला स्टेप माना जाता है जिससे कि जो भी एरर्स या गलतियां हैं वो पहले से डिटेक्ट हो जाएं, जिससे जब ऑडिटिंग हो तो उसमें हमारी गलतियां ज्यादा पकड़ में ना आ पाए। ये 3 टाइप का होता है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। इसका स्कोप बहुत वाइडर है और ये कंपनी के हर डिपार्टमेंट को संभाल के चलता है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, कुछ ट्रांजैक्शन अनयूजुअल्स होते हैं, उसमें पकड़ना मुश्किल है, ह्यूमन एरर हो जाता है। बहुत बार डिपार्टमेंट जो है वो लोग जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, अथॉरिटी को अब्यूज भी करते हैं कुछ लोग। इसको इवेल्युएट करने का तरीका कि इंटरनल कंट्रोलिंग सही तरीके से कंपनी ने अपने अंदर अप्लाई किया था कि नहीं किया था, इसको चेक करने के बहुत सारे तरीकों में से 2 तरीके फेमस जो है वो है ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 और कारो 2016। मैं दोबारा से बच्चों आपको बता दूं कि कारो 2020 नया आ चुका है, लेकिन आपके ऊपर पुराना वाला ही एप्लीकेबल है, और ये सिर्फ सीएमए के अंदर ऐसा है। बाकी सीए सीएस वाला जो बच्चा है जो भी देख रहा है वीडियो, वो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं है, उसके ऊपर 2020 अप्लाई। यहां तक की बात हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है वो पूछ सकता है, मैं समझा दूंगा। आगे चलते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आ जाती है इंटरनल ऑडिट। ऑब्वियस बात है, इंटरनल कंट्रोल अगर समझ में आ गया तो इंटरनल ऑडिट समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जरूरी ये नहीं है कि इंटरनल ऑडिट जो है उसका मीनिंग क्या है वो ज्यादातर हम लोगों को पता ही होता है ना। एक बार देख लेते हैं। इसने पूछा इनसे, बोला इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं इंटरनल ऑडिट? बोला इंटरनल ऑडिट इसलिए करते हैं बेटा कि कंपनी हर तरह से सही काम करे, स्मूथली काम करे, उसके जो लॉज है वो टाइम पे कंप्लाई हो रहे हैं, असेट्स जो है वो सेफ हैं, कस्टमर सेफ है, एम्प्लॉय सेफ है, प्रॉपर्टी सेफ है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। हमने ड्यूटीज जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज के बीच में डिवाइड करी है, और जो हमारे एरर्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, प्रिवेंट कर पा रहे हैं, हमने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज किया है, हम एफिशिएंट तरीके से। मतलब ऑडिट का मतलब है सब कुछ चेक कर लेना, जो गलतियां हैं उनको पकड़ के सुधार कर दो जिससे कंपनी हमारी बेस्ट बन जाए, ये ऑडिट। इसको हम बहुत पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ चुके हैं, फाइनल में भी पढ़ चुके हैं। इंटरनल ऑडिट, ऑडिट का मीनिंग मैंने फर्स्ट क्लास में भी, पहली क्लास में ही पढ़ाया था। जो हो गया उसको चेक करना, जो गलती है उसको सुधार। बड़ी बात ये नहीं है कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है, बड़ी बात ये है कि जब भी कोई ऑडिटर कंपनी के अंदर आता है ऑडिट करने के लिए, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं या क्या क्या प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से ऑडिट करी जाती है, समझना ये जरूरी है। किस तरीके से
ऑडिट की जाती है। और ये यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, यहां से एग्जाम में आने के 100% चांसेस। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा, यहां तक कि आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई अभी तक चैप्टर में, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कोई बहुत टेक्निकल होगा, हमें आराम आराम से समझना होगा। यहां तक का अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं समझा दूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, कि ऑडिट कैसे करी जाती है। उस अब देखिए, मैं बोल रहा हूं जब भी कोई ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने के लिए आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बस मुंह धोया और उठ के भग आया, ऑडिट करूंगा ऑडिट करूंगा, ऐसा तो है नहीं यार। कुछ तो प्रिपरेशन करता होगा ना भाई, कुछ तो तरीका होता होगा ना कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसे ऑडिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकना करूंगा। क्या क्या होता है हमें वो समझना है। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट ये होता है पहला स्टेप, इसको प्रिपेयर करना, ऑडिट एंगेजमेंट को प्रिपेयर करना। ये क्या है ये समझ लें एक बार जल्दी से। देखिए, एक मिनट रुक जाए। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है रेड चिलीज, ये शाहरुख खान की कंपनी है, और ये है चार्टेड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड सीए हैं ये, किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनकर जा सकते हैं, परमिशन है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी ने राजपाल यादव चार्टेड अकाउंटेंट को बोला कि हमारी कंपनी में आप ऑडिट करने के लिए आ जाए। ये आ गया और इसने कंपनी के अंदर आकर ऑडिट कर दी, और ऑडिट करके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को सबमिट करी। ये कंपनी ने बोला, अरे राजपाल साहब ये क्या कर दिया भाई साहब, आपने तो टैक्स ऑडिट कर दी, हमने तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए बुलाया था आपको, भग जाओ यहां से, आपको कोई पैसा नहीं मिले। दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ये गया आईसीएआई के पास में, बोला हमको तो साहब लूट लिया इन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट वालों ने, हमें बुलाया, बोला ऑडिट कर दो, हमने ऑडिट कर दी, बाद में बोल रहे हैं तुमने तो गलत ऑडिट कर दी, हमने तो तुमको इसलिए बुलाया था और पैसा दे नहीं रहे। तो फिर ये आईसीएआई बोला राजपाल भैया, चार्टेड अकाउंटेंट भाई साहब, ये आपके संग में पहली बार नहीं हुआ है, आप पहले चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है जिसको कंपनी ने लूट लिया। ऐसे बहुत सारे सीए हैं जिनको पहले कंपनी ऑडिट करने को बुलाती है, बाद में बोलती है तुमने गलत कर दिया, पैसा नहीं देती है। इसीलिए मैं अब तुम जैसे दुखियारे लोगों का सहारा बनने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बना दूं ऑडिटिंग के लिए। बोला क्या प्रिंसिपल है? बोला अब मैं ये रूल्स बना रहा हूं, आईसीएआई बोला अब मैं ये रेगुलेशन, अब मैं ये रूल बना रहा हूं, जब भी कोई कंपनी किसी ऑडिटर को अगर अपनी कंपनी में एज ऑडिटर बुलाना चाहती है तो राइटिंग में ऑफर देगी, जैसे हम ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर बोलेंगे। वो कंपनी मुंह से नहीं बोलेगी कि आ जाओ और ऑडिट कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास में अगर आज राइटिंग में होता तो तुम अभी पैसा ले लेते ना इनसे, तुमने राइटिंग में लिया नहीं, इन्होंने राइटिंग में दिया नहीं, इसलिए तुम्हारी हालत है, तुम्हारा मुंह लटका पड़ा है। अब मैं ये रूल बना रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करे तो पहले उसे राइटिंग में ऑफर देना पड़ेगा कि ऑडिटर साहब आप हमारी कंपनी में आकर ऑडिट कर दो, और उस ऑफर को ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर बोला जाएगा। और अगर ऑडिटर एक्चुअली में उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो वो भी राइटिंग में करेगा, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, उस एग्रीमेंट को ऑडिट एंगेजमेंट बोला जाता है। जब दोबारा से रेड चिलीज वालों ने राजपाल यादव को बुलाया कि आ जाओ हमारी कंपनी में, तो इसने बोला कि पहले मुझको ऑफर दो, ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर राइटिंग में, उसमें लिखो तुम कौन सी ऑडिट करवाना चाहते हो, कितने किस तरीके से करवाना चाहते हो, पूरी टर्म्स कंडीशंस सब कुछ, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट को बोला जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट। ये स्टेप 1 होती है।
जब भी कभी ऑडिटिंग स्टार्ट करी जाती है तो प्रिपरेशन जब करी जाती है ऑडिटिंग की, ये सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी कंपनी आपको ऑडिट करने के लिए बुला रही है उसके साथ में राइटिंग में एक आप एग्रीमेंट कर लो, जिससे कल को डिस्प्यूट ना हो, कल को वो कंपनी अपनी बात से मुकर ना पाए, डिनाई ना कर पाए। और इस तरीके के एग्रीमेंट को हम ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, और जो ऑफर दिया गया था उसे ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर बोला जाता है। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या यहां तक की बात समझ में आई अभी तक? क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो क्या होता है? और इस पर क्वेश्चन आता है, 99% चांसेस है कि आता है। ठीक है, ये चीज जहां तक मैं दोबारा से एक बार बोल दूं आपको, यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल ऑडिट। हमें ये तो पता है इंटरनल ऑडिट का मतलब है कंपनी के अंदर आकर चेक करना और जो भी गलतियां हैं उसको सुधारना। लेकिन जब भी कोई ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने आता है तो किस तरीके से करता है, क्या प्रिपरेशन होती है? सबसे पहला होता है वो ऑडिट एंगेजमेंट बनवाता है, जिसके अंदर वो ऑफर भी होता है प्लस एग्रीमेंट होता है जिसमें सब टर्म्स कंडीशंस लिखी होती है। अब देखें नेक्स्ट बात। अब राजपाल यादव जो है उसको रेड चिलीज का काम मिल गया, बोला भैया मैं तो जा रहा हूं ऑडिट करने। अब ये अकेला तो जाएगा नहीं, क्योंकि रेड चिलीज कंपनी तो बड़ी है, तो ये अपनी पूरी टीम लेकर जाएगा जो इसके साथ में काम करते हैं। तो अब ये कंपनी में जाने से पहले अपनी टीम मेंबर्स के साथ में प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग। इससे बोल रहा है सुन वे तुषार, तू ना डेटर्स से मीटिंग करना और पता करना कंपनी जो बोल रही है कि जो क्रेडिटर है उनको पैसा दे दिया, डेटर से पैसा वापस आ गया या नहीं आया, उनसे मीटिंग करके पता कर कंपनी सही बोल रही है कि नहीं बोल रही। इससे बोला तू इन्वेंट्री चेक कर लेना। इससे बोला कि तू ना डिविडेंड बोनस शेयर इन सब पे नजर रख लेना, बाकी जो है वो मैं संभाल लूंगा। तो अपनी टीम के साथ में प्लानिंग करी जा रही है कि जब हम कंपनी के अंदर जाएंगे तो किस तरीके से ऑडिटिंग करी जाएगी, प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग को बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो जब भी कभी ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो पहला स्टेप होता है ऑडिट एंगेजमेंट, पहले एग्रीमेंट बना लो, टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर लो। दूसरा होता है ऑडिट प्रोग्राम, कि ऑडिट जो है वो किस तरीके से करी जाएगी, प्लानिंग हम पहले से डिसाइड। और ये कौन करता है? ऑडिटर करता है। किसके साथ में करता है? अपनी टीम के साथ में करता है, जिससे वो कंपनी के अंदर जाकर सही से ऑडिट कर सके। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ऑडिट प्रोग्राम किया जा रहा है ऑडिटर के थ्रू, क्या सर इसका कोई फायदा होता है? फायदा होता है भाई साहब, बहुत फायदा होता है। फायदा ये होता है कि बंदा जब ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो देखो पहले से उसने अपनी चेकलिस्ट बना के तैयार रखी हुई है, लोगों को काम उसने अलोकेट कर दिया है, काम जो है अब वो इजीली हो जाएगा, काम जो है वो टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लानिंग का फायदा तो हमेशा से होता है, ऑडिट प्रोग्राम के बिल्कुल फायदे होते हैं। सर क्या इसका नुकसान भी होता है? नुकसान भी होता है भैया, नुकसान भी होता है। खर्चा लग रहा है, क्योंकि आपकी टीम जो है वो बड़ी है तो खर्चा आपका बढ़ रहा है। आप अकेले जाते तो अकेला पैसा कमा लेते, अगर छोटे से कंपनी के अंदर ऑडिट करने जा रहे हो और उसके लिए आपको इतनी प्लानिंग करनी है तो अननेसेसरी की बात है। अच्छा, हमने प्लानिंग कर ली किसी कंपनी के अंदर, अब पता चला उस कंपनी की सिचुएशन चेंज हो गई मार्केट में चेंज आने की वजह से, तो हम तो वहीं पे अड़ गए ना कि अरे यार हम तो ये प्लानिंग सोचकर ऑडिट करने के लिए आए थे, यहाँ तो कंपनी की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। फ्लेक्सिबल नहीं रहता है ना वो। तो ऑडिट प्रोग्राम के फायदे भी होते हैं कि आपका काम जल्दी हो रहा है, आपने चेकलिस्ट बना ली है, आप सही से अलोकेट कर पा रहे हो काम को, टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो काम को, और बंदों की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। तुषार कपूर जो है उसको ये पता है कि उसे इन्वेंट्री चेक करनी है, कुणाल खेमू को पता है उसे डेटर से मीटिंग करनी है, शर्मन जोशी को पता है उसे डिविडेंड का काम संभालना है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। लेकिन इसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भैया छोटे धंधों के लिए ये ज्यादा इतना फायदेमंद नहीं होता है। अगर कल को मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई, कंपनी की सिचुएशन चेंज हो गई, ये वाली प्लानिंग तो तुम्हारी बर्बाद होगी। तो फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो ऑडिट करी जाती है उसके लिए जो ऑडिटर आता है वो प्रिपरेशन करता है। सबसे पहला स्टेप वो ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट का एग्रीमेंट प्रिपेयर करता है। दूसरा होता है वो ऑडिट प्रोग्राम, प्लानिंग करता है किस तरीके से मैं ऑडिट करूंगा। इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है?
यहां तक अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्लियर है, पूरा क्लियर है? ठीक है, तो मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछूंगा। एक बार आप लोग पहले मुझे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, फिर जाकर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले बच्चों मेरे को ये बता दो जल्दी से आप लोग कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो इंटरनल ऑडिट से पहले आता है या बाद में आता है? अर्लियर स्टेप है या नेक्स्ट स्टेप? पहले अर्लियर स्टेप है, चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इंटरनल कंट्रोल है ये कोई फिक्स्ड होता है कि बस इसी वक्त करना है, या कंटिन्यू प्रोसेस है? कंपनी के अंदर लगातार होगा या फिर कुछ साल 6 महीने में कभी बाई चांस? कंटिन्यू प्रोसेस, ओके। अच्छा मुझे ये बता दो इसके टाइप्स कितने हैं? इंटरनल कंट्रोल के टाइप्स कितने, ये बता दो। 3 टाइप है। कौन कौन से हैं 3 टाइप? जल्दी से नाम बता दो। 3 टाइप बोले आपने, वेरी गुड, एकदम सही बोला। नाम बता दो जल्दी से मुझको। एक तो प्रिवेंटिव कंट्रोल, वेरी गुड वेरी गुड, एक सही है। दूसरा बताओ, डिटेक्टिव, वेरी गुड। और तीसरा है करेक्ट, वेरी गुड, सही है तीनों। सर प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है, ओके। अच्छा मुझको ये बताओ, ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है या बहुत ही ज्यादा वाइडर होता है? बहुत ही ज्यादा वाइडर होता है, ये सभी डिपार्टमेंट्स को करेक्ट लेकर चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ये बता दो कि क्या ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं? कुछ लिमिटेशंस होती हैं? अच्छा, क्या कॉस्ट को इसकी लिमिटेशन में काउंट कर लें क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है? अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। अच्छा ह्यूमन एरर को भी कर सकते हैं, ह्यूमन एरर। अच्छा इसके अलावा क्या नाम है आपका, ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है डिपार्टमेंट्स के बीच में, और इसके अलावा अथॉरिटी को अब्यूज किया जा रहा है, कॉल्यूशन, बिल्कुल सही। चलिए अच्छा, इसके बाद में अगर हम अब नेक्स्ट बात करें इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने का तरीका, कि हमने जो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल किया था क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके लिए ऑडिट कमेटी एक तरीका मानी जा सकती है इवेल्युएट करने को इंटरनल कंट्रोल को। क्या ऑडिट कमेटी एक मेथड होता है? होता है, ओके वेरी गुड। मुझे जल्दी से ये बताओ, ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है ऑडिट कमेटी? जल्दी से बता दो। सेक्शन 177, वेरी गुड। अच्छा मुझे जल्दी से ये बता दो, ये जो ऑडिट कमेटी है इसके अंदर कम से कम कितने लोग बैठे होने जरूरी है? ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम कितने लोग बैठे हुए होने जरूरी है? कम से कम 3 लोग बैठे हुए होने जरूरी, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता दो, ऑडिट कमेटी के अंदर ये जो 3 लोग हैं इनको क्या बोला जाता है? ऑडिट कमेटी के अंदर इन 3 लोगों को क्या बोला जाता है? मेंबर्स बोला जाता है, वेरी गुड, मेंबर्स बोला जाता है। लेकिन ये एक्चुअली में होते कौन है? एक्चुअली में ये होते कौन है? एक्चुअली में ये होते कौन है? एक्चुअली में ये होते कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, बस इनको कमेटी के अंदर मेंबर बोला जाता है। ये एटलीस्ट है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए इन 3 में से? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? मेजॉरिटी, वेरी गुड, मेजॉरिटी, ठीक है साहब। अच्छा वेरी गुड, ठीक है चलो। अच्छा मुझे ये बता दो कि अच्छा मुझे ये बता दो आप कि ये जो कारो है, कारो, क्या ये भी, ये जो कारो है क्या ये भी इसको इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने का एक तरीका होता है? कारो होता है। अच्छा आपके ऊपर कौन सा वाला कारो एप्लीकेबल? आपके ऊपर कौन सा? आपको 2016 पर। चलो अच्छा मुझे ये बता दो, कारो जो है वो सभी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है या कुछ कंपनीज के ऊपर? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे बताओ, स्मॉल कंपनी पे अप्लाई होता है? स्मॉल पे अप्लाई होता है, स्मॉल पे, वेरी स्मॉल पे होता है। 1% पे होता है, 1% पे, 1%। बैंकिंग पे भी होता है, और आपका क्या नाम है इस पे सेक्शन 8 कंपनी पर होता है, सेक्शन 8। अच्छा इसके अलावा सेक्शन 8 हो गया, एनपीओ हो गया। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी पे होता है? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को ये बताओ, क्या हर प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई होता है? हर प्राइवेट कंपनी नहीं, तो कुछ लिमिटेशंस, ओके वेरी गुड। यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी नोट 13 स्टार्ट किया और उसे हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। एक बार यहां तक आप लोग इसे रिवाइज करिएगा, बाकी का हम लोग आपकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।